हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। जो भी एस्पिरेंट्स कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि मैथ्स की स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। तो आज हम वही टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो मैथ्स का स्पीड इंक्रीज करना है ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। विदाउट इंक्रीजिंग योर स्पीड यू कैन नॉट गेट सिलेक्शन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, मैथ्स का स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि कितने लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करना होता है। तो ये एक बिटर ट्रूथ है कि विदाउट स्पीड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि मैथ्स का स्पीड कैसे इंक्रीज होता है। एंड इसको समझाने के लिए मुझे आपको दो स्टोरी बताना पड़ेगा। ये दो स्टोरी आप बहुत ध्यान से सुनना। तो पहला जो स्टोरी है वो मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम का है, जब मैं एग्जाम के लिए अपना तैयारी कर रही थी। तो मेरा साइंस बैकग्राउंड था, इसलिए मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था। एंड मैथ्स के लिए मैं एक प्राइवेट ट्यूशन लेती थी जहाँ पे एक सर पढ़ाते थे। जैसे कि होता है कि बोर्ड एग्जाम में सभी सजेशंस के लिए डिमांड करते हैं, क्योंकि इतना ह्यूज सिलेबस होता है। तो जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा था, यानी हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका था, तब हमने सर से डिमांड किया कि हमें भी कुछ सजेशंस दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए सजेशंस सभी मांगते हैं। बहुत ही ह्यूज सिलेबस रहता है, तो इसलिए सजेशंस होता है तो हमें थोड़ा सा सुविधा होता है एग्जाम देने में। तो इसलिए अदर ट्यूशन की तरह हमने भी सर को जाके पूछा कि सर हमें भी कुछ सजेशंस दीजिए, एग्जाम्स आ रहे हैं। तो सर ने हमें बोला कि सजेशंस तो मैं दूंगी, बट मेरा जो सजेशन होने वाला है वो सबसे शॉर्टेस्ट एंड सबसे इजीएस्ट होने वाला है, एंड वहां से 100% कॉमन आएगा एग्जाम में। तो ये सुनकर तो हम लोग बहुत ही खुश हो गए कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली जब सजेशंस देने की बारी आई तो हमने फिर से उनको पूछा कि सर अब तो सजेशन दे दो, अब तो एग्जाम भी आ गया है। तो तब उन्होंने बोर्ड में जाके ऐसे सजेशंस करके ऐसे लिखा, एंड जो देख के हम तो एकदम डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि उन्होंने सजेशंस करके ऐसे लिखा था कि रीड एंड प्रैक्टिस कंप्लीट बुक। तो हमें ये देख के ऐसा लगा कि इसमें नया क्या है, मतलब ये किस एंगल से सजेशन हुआ। अगर मुझे फुल बुक ही पढ़ना है, एक बुक को कंप्लीटली पढ़ के ही एग्जाम देने जाना है, तो ये किस तरह का सजेशन हुआ। तो तब हमने सर को पूछा कि सर ये कैसा मजाक है, मतलब ये किस तरह का सजेशन हुआ। कंप्लीट बुक तो वैसे भी हम पढ़ते हैं पूरी साल, एग्जाम के आगे तो कुछ सजेशंस भी होना चाहिए ना, जिसको देख के हम एग्जाम देने जाए। पूरा बुक जो पढ़ना है वो तो हमें भी मालूम है, इसमें सजेशन कहाँ पे है। बट तब सर ने हमें बोला कि नहीं, तुम लोगों को मालूम नहीं है कि पूरा बुक पढ़ना है। अगर मालूम होता तो तुम लोग ऐसे मेरे पास नहीं आते सजेशंस के लिए। एक बात ध्यान से गार्ड बांध लो कि अगर मैं आपको सजेशंस दूंगी तो वहां पे आपका मैथ्स में जो 100% स्कोर करने का जो भी पॉसिबिलिटीज था वो लिमिटेड हो जाएगा। जो भी प्रोबेबिलिटी था आपको फुल स्कोर करने का वो वहां पे कम हो जाएगा, क्योंकि तब आप क्या करोगे, आपका जो प्रिपरेशन है वो लिमिटेड करके जाओगे। आपका जो प्रिपरेशन है वो नैरो हो जाएगा। आपका पढ़ाई, आपका प्रिपरेशन तब सिलेक्टिव हो जाएगा। मैं जिस चैप्टर को इंपॉर्टेंस दूंगी, जो भी चैप्टर्स को मैं सजेशन में बोलूंगी, आप सिर्फ वही पे फोकस करेंगे, वही पे कंसंट्रेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वही प्रैक्टिस करके जाएंगे। जो भी चैप्टर्स मैं नहीं रिकमेंड करूंगी वो आप देखेंगे ही नहीं। तो अगर किसी भी तरीके से जो चैप्टर मैंने रिकमेंड नहीं किया वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है, तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से 90% चांस रहेगा कि आप वो मैथ्स ना कर पाए एग्जाम में, एंड वहां पे आपका जो फुल स्कोर करने का जो पॉसिबिलिटी था वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि रीड एंड प्रैक्टिस कंप्लीट बुक। तो ये जो मेरे सर का जो थ्योरी था वही मैं उस टाइम से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिया है सभी में अप्लाई किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया ये कैसे इस वीडियो का टॉपिक से रिलेटेड है। तो अभी मुझे जो लगता है कि आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि अभी मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगी, ऐसा कुछ मैजिकल शॉर्टकट्स बता दूंगी जिसको फॉलो करने से आपका मैथ्स का स्पीड अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आज आप ये वीडियो देख के सोए तो कल सुबह उठते ही आपका स्पीड एकदम रॉकेट की तरह इंक्रीज हो जाएगा। आपका जल्दी से जल्दी एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस जो भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम्स का आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ महीने के अंदर ही एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। ऐसा मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, मगर ध्यान से सुनना। मैं मेरे सर की तरह ही आप लोगों को भी यही बताऊंगी कि
ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मेरी तरह 100% डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, लेकिन यही सच्चाई है, यही बिटर ट्रूथ है। ऐसे कोई भी मैजिकल ट्रिक्स नहीं होता है जिसको अपना के आप अपना मैथ्स का स्पीड रातों रात इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक वे है जो सबसे इजी वे है, बट वो कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सभी कोई शॉर्टकट चाहिए, बट आप लोग ये भूल जाते हो कि कोई भी टारगेट, कोई भी माइलस्टोन अचीव करने के लिए कोई भी शॉर्ट पाथ नहीं होता है। तो अभी मैं मेरे सर की तरह आप लोगों को सबसे इजीएस्ट वे बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना मैथ्स का स्पीड 100% एफिशिएंटली इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है वो कोई भी फॉलो कर सकता है, ये एक जनरलाइज्ड वे है। तो वो है, फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो सभी लोग बहुत समझदार होते हैं, बट ये जो समझदारी है ये आप लोग पढ़ाई पे एफिशिएंटली यूज नहीं करते। आप लोग यूट्यूब में सर्च करते रहते हो कि कैसे मैथ्स का स्पीड इंक्रीज किया जाए, क्या ट्रिक्स है, 5 ट्रिक्स और ऐसे 10 ट्रिक्स टू इंक्रीज योर स्पीड इन मैथ्स, ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस आते हैं। एंड वो सब वीडियोस बहुत डिमांडिंग भी है क्योंकि सभी को मैथ्स का स्पीड इंक्रीज करना चाहिए, बट किसी को मैथ्स को बेसिक से समझना नहीं है। ये तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप बेसिक से कोई भी मैथ्स का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मैथ्स का इंक्रीज करने का ट्रिक जान के ही क्या करोगे। तो मैंने मैथ्स का स्पीड इंक्रीज करने का जो एकमात्र तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसका प्रोसीड्योर क्या होने वाला है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट यहाँ पे भी सेम ही थ्योरी है। कुछ भी अगर आपको अच्छे से सीखना है तो उसका कुछ शॉर्टकट नहीं होता है, आपको टाइम देके ही सीखना पड़ता है। वैसे ही अगर कुछ भी इफेक्टिव आपको सुनना है, अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करना है एंड जिससे कि आपको सफलता मिले, तो वो सुनने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता ही है, क्योंकि 2-5 मिनट में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे एंड से। देखिए, कोई भी जर्नी के बिगिनिंग में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अगर हम वो गलतियों को समझने की ही कोशिश ना करें तब तो हम गलत रास्ते पे ही चलेंगे ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स की तैयारी में भी एस्पिरेंट्स ऐसे ही कुछ गलतियां करते हैं। ये गलतियों को समझाने के लिए मैं अब मेरा जो सेकंड स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप ध्यान से जरूर सुनना। तो रिसेंटली मेरा एक दोस्त स्टडी पर्पज से जापान गए थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गए थे, इसलिए उनको कोई भी वहाँ का रास्ता, रूट्स वगैरह कुछ भी मालूम नहीं था। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, कहीं भी जगह पे आपको जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप में वो जगह सर्च करके देख लेते हैं कि उसको जाने का क्या वे है, क्या रूट है। तो ऐसे ही जापान में भी उनको डायरेक्शंस देखने के लिए, लोकेशंस देखने के लिए गूगल मैप की ही जरूरत थी। अब वो क्योंकि जापान है इसलिए इंडिया का सिम का इंटरनेशनल जो चार्जेस है वो लागू होता है वहाँ पे। जापान के लिए इंटरनेट का वो रेट था 1 रुपी पर MB, जो कि अगर हमारे यहाँ का हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महंगा है। तो जापान में जब भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते थे, डायरेक्शंस देखने के लिए उनको गूगल मैप की सहारा लेना पड़ता था। बट जो डेटा चार्जेस था वो बहुत ही कॉस्टली था, इसलिए कंसिस्टेंटली वो मैप फॉलो करना मुश्किल था। तो इसलिए वो गूगल मैप में डेस्टिनेशन सर्च करके देख लेता था। एंड गूगल मैप में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही दिखाता है, जो कि कभी भी स्ट्रेट रास्ता नहीं होता है, जिगजैग वे में रहता है, आगे जाके लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसा करके शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो दिखाता है। तो वो क्या करता था, आगे का कुछ रास्ता देख लेता था, उसके बाद वो इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके वो रास्ता फॉलो करता था साइकिलिंग करके। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से इंटरनेट ऑन करके आगे का रास्ता जो था वो देख लेता था, फिर इंटरनेट ऑफ करके वो पाथ फॉलो करता था। तो ऐसे ही वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो गूगल मैप को कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर पा रहा था एंड उसके साथ साथ हर जगह पे इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक से नहीं था। इसलिए कुछ दूर जाने के बाद हर जगह पे सही से गूगल मैप वो नहीं देख पा रहा था एंड इसलिए वो रास्ता भटक गए थे। तब शाम भी होने वाला था, तो तब वो बहुत परेशान हो गया कि कैसे वो अपना जो डेस्टिनेशन है वहां पे वो पहुंचे, क्योंकि वहां के रास्ता के बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो गूगल मैप एंड इंटरनेट कनेक्शन के भरोसे ही वो रास्ता में चल रहा था। जब ये दोनों ही नहीं रहा तब वो क्या करेगा, भटक ही जाएगा। तो तब वो क्या किया, थोड़ा सा पेशेंस रखा एंड कुछ दूर किसी एक पर्टिकुलर रूट को पकड़ के वो चलना शुरू किया, जितने देर तक उनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला।
तो ऐसे ही चलते चलते एक टाइम पे उनको इंटरनेट कनेक्शन मिल गया एंड जब उनको इंटरनेट कनेक्शन मिला तब वो आगे जो गलती किया था वो गलती वो दोबारा नहीं किया। इसके बाद गूगल मैप का जो शॉर्टेस्ट रूट था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने चेक किया कि वो तब जो लोकेशन में था वहां से वो जो डेस्टिनेशन में जाने वाला था उसका कोई स्ट्रेट रास्ता है कि नहीं। तो उन्हें एक हाईवे मिला जो स्ट्रेट उनके डेस्टिनेशन तक जाता है, बट वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट था। शॉर्टेस्ट रूट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, वो लॉन्ग रूट एक बार चेक करने के बाद उन्होंने नेट कनेक्शन ऑफ कर दिया एंड स्ट्रेट वो हाईवे पकड़ के वो साइकिलिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे लगभग 30 to 40 मिनट साइकिलिंग करने के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, बट इस दौरान उनको एक बार भी गूगल मैप चेक करना नहीं पड़ा। तो मेरा ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है एंड आई थिंक कि आप कुछ हद तक समझ चुके हो कि मैं ये स्टोरी के द्वारा आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए, ये स्टोरी एक न्यूकमर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के साथ सिमिलर है। अब ये कंपैरिजन को ध्यान से सुनना। स्टोरी में जो मेरा दोस्त है वो यहाँ पे आप हो, मतलब एक एस्पिरेंट जो नया नया ये कॉम्पिटिटिव फील्ड में आया है। अब अननोन प्लेस जापान में मेरा दोस्त का एक डेस्टिनेशन रहता था ट्रैवल के दौरान। ठीक ऐसे ही एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का डेस्टिनेशन क्या रहता है कि उनको एक एग्जाम क्रैक करना है और उसके बाद एक जॉब लेना है। अब मेरा दोस्त को डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए ठीक से रूट पता नहीं था। ठीक ऐसे ही एक बिगिनर एस्पिरेंट को ठीक से ये पता नहीं होता है कि वो अपना डेस्टिनेशन यानी सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे। तो जैसे स्टोरी में मेरे दोस्त को रूट जानने के लिए गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा, ऐसे ही एक एस्पिरेंट को भी सिलेक्शन तक का रूट जानने के लिए एक मेंटर और एक टीचर और एक इंस्टीट्यूट और एक ट्यूशन और एक दोस्त का जरूरत पड़ता है जो कि उनको गाइड करे गूगल मैप की तरह उनका डेस्टिनेशन यानी सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। बट यहाँ पे मेरा दोस्त के लिए जो दिक्कत था वो ये था कि जापान में जियो का इंटरनेट कॉस्ट बहुत ज्यादा था एंड उनके पास इंटरनेट का बैलेंस लिमिटेड था एंड इस वजह से वो गूगल मैप को कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर पा रहे थे। एकदम ऐसा ही होता है एक एस्पिरेंट के साथ भी। जो भी टीचर और मेंटर एक एस्पिरेंट को गाइड करता है वो मेंटर और गाइड हमेशा वो एस्पिरेंट के साथ नहीं दे पाता है। मतलब वो मेंटर और टीचर का गाइडेंस कंटिन्यूअसली वो एस्पिरेंट को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जैसे कि मेरा दोस्त गूगल मैप का शॉर्टेस्ट रूट जान के कुछ दूर जाता था, फिर रुक के इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके आगे का जो रास्ता था वो देख लेता था, फिर इंटरनेट को बंद करके आगे बढ़ता था एंड ऐसे ही वो एक बार मैप देख लेता था एंड उसके बाद थोड़ा आगे जाता था, फिर मैप देखता था, फिर आगे बढ़ता था। ऐसे करके वो आगे बढ़ता था। ऐसे ही एक एस्पिरेंट एक मेंटर का गाइडेंस लेके अपना जर्नी शुरू करता है अप टू सिलेक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। मेंटर वो एस्पिरेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट 10 डेज ऐसा पढ़िए और बिगिनिंग में ये कंप्लीट करें, लास्ट 30 डेज में ये करिए। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद वो आगे का डायरेक्शन दे देता है एंड उस हिसाब से ही एक एस्पिरेंट चलता है। अब क्योंकि मेरा दोस्त इंटरनेट कनेक्शन एंड गूगल मैप के भरोसे चल रहा था, आगे जाके ऐसे बहुत जगह पे उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक से नहीं मिल रहा था। अब जब उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा था तब उनको ना लाइव लोकेशन मिल रहा था और ना उनको ये पता चल रहा था कि उनको जाना किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ही वो रास्ता भटक गया था। तो ऐसे ही एक एस्पिरेंट के जर्नी में भी सेम सिचुएशन क्रिएट होता है। हर जगह पे हर सिचुएशन पे कंसिस्टेंटली वो मेंटर का गाइडेंस उनको नहीं मिलता है। तब वो एस्पिरेंट भी मेरे दोस्त की तरह भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो जिसके भरोसे चल रहा था अब उनका सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है। एस्पिरेंट को इस सिचुएशन में उनका करंट पोजीशन भी नहीं समझ में आता है। मेरे दोस्त के वहाँ पे शाम ढलने लग रहा था, इधर एस्पिरेंट के एज बढ़ रहा होता है। तो अब आता है गलती सुधारने की बारी। मेरे दोस्त किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चल रहा होता है जब तक उनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने के बाद ही वो तुरंत देखता है कि कोई सिंगल हाईवे या स्ट्रेट रास्ता है कि नहीं जिसके सहारे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो गूगल मैप में उन्होंने देखा कि ऐसा एक हाईवे है बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। फिर भी उन्होंने वो लंबा रास्ता ही फॉलो किया एंड आगे कोई भी गूगल मैप का सहारा ना लेते हुए वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए,
आप जैसे हर एक एस्पिरेंट को यही करना होगा। जब आपको दिख रहा है कि कोई भी मेंटर का गाइडेंस कंसिस्टेंटली नहीं मिल रहा है, तब कोई भी शॉर्टकट लेने का ना सोचे। कोई भी शॉर्टकट लेने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ क्योंकि आपको वो आगे का रास्ता पता नहीं है। आप वो लॉन्गर टाइम टेकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता को ही चूज करो। आप डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे, ये 100% गारंटी है। अब ये जो लॉन्गर स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, ये क्या है एक एस्पिरेंट के लिए? देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैथ्स का स्पीड कैसे इंक्रीज करें। देखिए, अगर अभी मैं आपको 1 से 10 तक गिनने के लिए बोलती हूँ तो थोड़ी आपको 10 सेकंड लगेगा काउंट करने के लिए, आपको मैक्स टू मैक्स 2 सेकंड लगेगा। लेकिन एक 3-4 साल के बच्चे को शायद 10 सेकंड ही लग जाए काउंट करने के लिए। तो कुछ ऐसा ही है मैथ्स का स्पीड इंक्रीज करने का उपाय। आपको बहुत टाइम देना होगा, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, एंड उससे भी पहले आपको अच्छे से समझना होगा मैथ्स का कंसेप्ट। अगर आप अच्छे से टाइम देकर स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ को फॉलो करें तो लाइफ में कभी भी आपको सेकंड टाइम गूगल मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इतने टाइम से 2 स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। अब इसका पूरा जो जिस्ट निकलता है वो मैं एक बार बताना चाहूंगी। तो क्या होता है कि जब भी कोई एस्पिरेंट इस कम्पिटिटिव फील्ड में प्रिपरेशन करते हैं तो आसपास ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो उनको उनके पर्टिकुलर एक ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एंड वो उसके साथ साथ बहुत कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि उनको आगे का जो रास्ता है, डेस्टिनेशन तक उनको कैसे पहुंचना है, वो क्लियरली मालूम नहीं होता है क्योंकि वो कभी भी पहले वो रास्ते से नहीं गए। तो इस वजह से वो क्या होता है कि मैथ्स का स्पीड, जैसे कि एक हाइप है कि मैथ्स का अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज ना करें तो आप किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं ले सकते, ऐसे बहुत लोगों का मानना है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपका मैथ्स का कंप्लीट करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स से ही वो अपना प्रिपरेशन शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एम्पल टाइम है, मतलब बहुत टाइम है, आपके पास बहुत समय है सिलेबस खत्म करने के लिए, कोई भी जल्दी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा एक हरी में आप रहते ही हो कि नहीं, मेरे पास इतने महीने बचे हैं, इतने महीने के अंदर अंदर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद टियर 1 है, टियर 2 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए आपको हमेशा एक हरी रहता है कि अभी बहुत जल्दी जल्दी मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। इस वजह से आप क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो 10th स्टैंडर्ड का ही मैथ्स है, तो इसको और क्या मुझे बेसिक से क्या कंसेप्ट सीखना है, अब तो मुझे शॉर्ट ट्रिक से सीखने की ज्यादा जरूरत है। बट क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स तो है, बट वो 10th स्टैंडर्ड बहुत पीछे छोड़ चुके हो आप करंटली हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन में हो या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत साल पहले आपने वो 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स किया था। इसलिए आपको फिर से एक बार वो कंसेप्ट बेसिक्स जो भी है शुरू से करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपको आता है यही इनफ नहीं है, टाइम के अंदर आना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए क्या करना है कि जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा अपने बेसिक कंसेप्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ते में 1-2 दिन ही मैथ्स किया, अदर्स डे को अदर्स सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको मैथ्स ही पढ़ के एग्जाम देने जाना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर रूटीन बना के भी आपको पढ़ना है। मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसको आपको कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। मतलब आज आप एकदम लगातार 4-5 घंटे आपने मैथ्स कर लिया, उसके बाद आपने आगे आने वाले 3-4 दिन मैथ्स नहीं किया, तो ये काम में नहीं लगेगा। आपको हर रोज मैथ्स प्रैक्टिस करना है जितना भी आपसे हो सके। एक तो आप रूटीन बना के पढ़ोगे ही, ऐसे 1.5-2 घंटे आपने मैथ्स प्रैक्टिस के लिए आप यूज करोगे ही। बट अगर ऐसा कोई दिन आ जाए कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, फिर भी आपको एटलीस्ट 5 to 10 मैथ्स करके ही वो दिन खत्म करना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस की बात है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एडेप्टेशन बढ़ता जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मुझे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आपका जो आप जब साम करने बैठोगे, आधा साम आपके अपने आप ही दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाएगा। एंड जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होता है वो बेसिकली कंसेप्ट से ही बनता है। आप खुद ही वो शॉर्ट ट्रिक्स बनाने के काबिल हो जाओगे अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो आपको अलग से कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप एक सर्टेन डेज तक, लाइक ऐसे 100 डेज तक ऐसे एक प्लान करो कि आप कंसिस्टेंटली डेली मैथ्स करोगे। उस दौरान आप देखोगे कि आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। कोई भी मैजिकल ट्रिक शॉर्टकट की जरूरत आपको नहीं पड़ रहा है। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेते हैं वो सभी मैथ्स में बहुत काबिल होते हैं। बहुत प्रैक्टिस के बाद ही उनमें वो काबिलियत आते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स सीख लिया और एग्जाम देने चले गए और सिलेक्शन भी ले लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता।
पहले सभी एस्पिरेंट ऐसे ही होते हैं कि उनके बेसिक्स जो है, कोई भी मैथ्स को बेसिक से एकदम क्लियरली कर पाते हैं, उसके बाद ही वो शॉर्ट ट्रिक्स तब उनको अप्लाई करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि पहले जो भी तैयारी करना है, जो भी सिलेबस है, वो एकदम बेसिक से कैसे एक मैथ्स को बेसिक से करें वो पहले खत्म कर लो। उसके बाद आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपका स्पीड वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। देन आप चाहते हो कि आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखे तो आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले क्या होता है कि आपको कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में जाके ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या था। तब अगर आपको वो कंसेप्ट मालूम है, बेसिक से कैसे करना है वो मालूम है, तब वैसे करके वो आप कर सकते हो। बट कंटिन्यूसली अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके ही मैथ्स करते हो तो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है कि बेसिक क्या था वो आहिस्ता आहिस्ता आप भूल जाते हो। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सब बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।